न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर दो ठो मेम्ब्रेनस कवरिंग रहता है। थर्ड है, इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस का खुद का डीएनए होता है। तो जिन लोगों का खुद का डीएनए होता है वो लोग होता है अमीर। अमीर क्यों? क्योंकि डीएनए इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। दैट्स वाई जिन लोगों का डीएनए होता है वो क्या करता है, बाकी सब सेल ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है उस फंक्शन को देखभाल करता है। दैट्स वाई न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। इसका न्यूक्लियस का काम है बाकी ऑर्गेनेली का डेवलपमेंट में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है, ये है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, साइज में सबसे बड़ा, तो एक सेल के अंदर ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। दैट्स वाई मैमालियन आरबीसी सेल और सीप ट्यूब ऑफ प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता। क्यों नहीं रहता बेटा? क्योंकि मैमालियन आरबीसी क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैरी करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो मैमालियन आरबीसी में एज बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है तो जगह कम हो गया। तो जगह अगर न्यूक्लियस नहीं है तो जगह बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें बहुत बेहतर होगा बॉडी के लिए। और सीप ट्यूब है फ्लोएम का पार्ट, और फ्लोएम क्या करता है प्लांट बॉडी में, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो न्यूक्लियस अगर नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा फूड एक साथ पास आउट करेगा, तो एक सुविधा है। अब कल एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैमालियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता, इसमें सेल का कोई दिक्कत होगा? आंसर है सेल का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? बिकॉज हम लोगों का बॉडी में ज़्यादातर रहता है स्किन एंड मसल्स। ब्लड से भी ज़्यादा स्किन एंड मसल्स मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करके रखा है। तो एज बिकॉज ब्लड का तो एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड अगर हम लोग का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा तो हम लोग का पूरा बाकी जितना सारा बॉडी सेल्स है सब में तो न्यूक्लियस है। तो एक जगह पर अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो इसके लिए बॉडी का कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन बेसिस ऑफ नंबर। देखो 3 टाइप है। मोनोन्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट में देखा जाता है, मतलब एक न्यूक्लियस। बाइन्यूक्लियर मतलब 2 न्यूक्लियस है जो पैरामोसियम में देखा जाता है। और मल्टी न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस जो यूकैरियोट्स में देखा जाता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। अब आते हैं न्यूक्लियस के डायग्राम के बारे में। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। तो न्यूक्लियस ऐसे दिखने में होता है। इसका देखो 2 ठो मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस देखो जहाँ जहाँ जुड़ रहा है, मतलब एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो गैप है, देखो इसको मैं गोल गोल करके बना दे रहा हूँ। ये जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। पोर मतलब होल, जिसके थ्रू क्या होगा, वेरियस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। क्या क्या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, सम प्रोटीन, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स भी हो सकता है जो ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डॉटेड स्ट्रक्चर बना है दैट मीन्स द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब आते हैं सर जो बड़ा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर उसका नाम है न्यूक्लियोलास। न्यूक्लियोलास का काम है एक और सेल ऑर्गेनेली बनाना। जो छोटा सेल ऑर्गेनेली है हम लोगों का बॉडी में उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम हम लोग का क्या करता है सर? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोलास हम लोगों का बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर कुछ थ्रेड मतलब सूतोर मतो देखते, ठीक है, सूता जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर्स। क्रोमाटिन फाइबर्स अगर एक जगह गैदरिंग करके रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन, और अगर अलग अलग बिछड़ के रहेगा तो उसको हम बोलेंगे यूक्रोमाटिन। तो इन दोनों को हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और क्रोमाटिन फाइबर्स। क्रोमाटिन फाइबर एक साथ जुड़ के एक मोटा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड, और क्रोमाटिड सब एक जगह जुड़ के बनाता है द मेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम। क्रोमोजोम बनाया था साइंटिस्ट वाल्डियन ने। इन्होंने फर्स्ट क्रोमोजोम का कॉन्सेप्ट दिया था। और बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक क्रोमोजोम के अंदर 2 ठो ही क्रोमाटिड रहता है। क्रोमाटिन फाइबर्स बहुत सारा रह सकता है लेकिन क्रोमाटिड रहता है ओनली 2। जैसे मैंने देखो यहाँ पर डायग्राम बनाया है, एक देखो ब्लैक पोर्शन बनाया है, एक कलरलेस पोर्शन बनाया है। तो ये ब्लैक पोर्शन एक क्रोमाटिड है और कलरलेस पोर्शन एक क्रोमाटिड है। तो 2 क्रोमाटिड एक पॉइंट ऑफ एक्सिस में जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंटर से जुड़ के रहने वाला 2 क्रोमाटिड को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियरिक अटैचमेंट। तो इन लोगों का मम्मी है एक, मतलब एक धागे से बंधा है ये दोनों बहन। तो दैट्स वाई इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड।
तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो जो क्रोमाटिड रहता है उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। तो इसके रिस्पेक्ट में ए है सिस्टर क्रोमाटिड। अब देखो सेंट्रोमियर खुल ना जाए इसीलिए सेंट्रोमियर के बाहर में एक गोल कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम दिया है मैंने काइनेटोकोर प्रोटीन, जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन बेस रहता है। इसके वजह से यहाँ से और एक छोटा प्रोटीन बनता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसके बारे में बाद में चर्चा होगा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो काइनेटोकोर क्या कर रहा है, सेंट्रोमियर को दबा के प्रोटेक्ट करके रख रहा है। अब देखो कि दो क्रोमाटिड के बीच में, ये जो दो क्रोमाटिड के बीच में जो गैप है, या फिर एक क्रोमाटिड का अपर एंड लोअर पार्ट के बीच में जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये हेड, ये हेड, ये बड़ा बड़ा गैप को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का बंगाली होता है खाज, खाज मतलब गैप। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है नॉर। नॉर का पूरा नाम क्या है, न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर। तो न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर का काम है न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, मतलब डीएनए और आरएनए, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। दैट्स वाई इनका और एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोलार क्रोमोसोम। तो नॉर क्या बनाता है, न्यूक्लियोलार क्रोमोसोम बनाता है। और देखो एक एक क्रोमाटिड का जो हेड है, वो हेड जो जगह कैप्चर करके रखा है, एक एरिया को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइज में होता है छोटा और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइज में होता है बड़ा। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कैरी करता है बेटा, जीन कैरी करता है। और तुम लोग को मालूम है जीन मतलब जेनेटिक कैरेक्टर, जो पेरेंट का कैरेक्टर अपना बच्चा में कैरी करके लेके जाएगा उसको हम बोलते हैं जीन। अब आते हैं हम लोगों का बॉडी में टोटल क्रोमोसोम कितना रहता है 23 पेयर। यू नो दैट 46 क्रोमोसोम्स, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 22 पेयर एंड 1 पेयर। 22 पेयर रहता है ऑटोजोम जो जीन कैरी करता है, और 1 पेयर रहता है बेटा सेक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर कैरी करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। देखो यहाँ पर मेल के अंदर रहता है XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर रहता है XX क्रोमोसोम। यू ऑल अबाउट नो दैट। अब क्वेश्चन आता है कि X क्रोमोसोम को हम डोमिनेंट बोलते हैं लेकिन Y को हम रिसेसिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि X क्रोमोसोम 2968, ये वैल्यू तुम्हें याद रखना है, 2968 नंबर ऑफ जीन्स कैरी करता है, whereas Y क्रोमोसोम कैरीज 231 जीन्स। तो जीन्स सबसे ज्यादा कौन कैरी कर रहा है? ऑब्वियसली X। तो जो जितना ज्यादा कैरी करेगा वो होगा डोमिनेंट, जो कम कैरी करेगा होगा रिसेसिव। तो यहाँ से तुम लोग एक दिमाग लगा सकते हो, सर अगर हम मेल और फीमेल के क्रॉस कराएं तो X तो डोमिनेंट है, तो इन लोगों का क्रॉस करने के चलते तो लड़की होने का चांसेस तो ज़्यादा होगा, तय तो। बिकॉज इन लोगों का अगर हम क्रॉस कराएं तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ, क्लास 10 में पढ़े हो, क्या होता है, XX होता है, XY होता है, XX होता है, XY। लेकिन रेशियो बेटा कितना आ रहा है, 50:50 आ रहा है, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो 50:50 आएगा अकॉर्डिंग टू द पानेट स्क्वायर, जिसको हम जेनेटिकल मेंडेलियंस थ्योरी भी बोलते हैं। लेकिन आपने बोला सर X क्रोमोसोम डोमिनेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये पूरा डिटरमाइन करता है पापा का अंदर रहने वाला Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम अगर एक्टिव रहा तो लड़का होगा, Y अगर इनएक्टिव रहा तो लड़की होगा। अब यहाँ पर एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि हम लोगों का घर पे अगर बेटी होता है तो हम लोग क्लेम करते हैं कि लड़की के लिए, मतलब माँ ही रिस्पॉन्सिबल है लड़की होने के लिए। तो अभी तो आंदोलन आया है ना, बेटी बचाओ आंदोलन। मतलब क्यों आया है? क्योंकि फीमेल अगर लड़की का जन्म हो रहा है तो उसको मार दिया जाता है। क्यों? बहुत इंडिया में बहुत सारा ऐसे केसेस हुआ है। तो इसके चलते क्या है, इसके चलते पापा रिस्पॉन्सिबल है, मम्मी नहीं। क्योंकि पापा का X क्रोमोसोम अगर एक्टिव रहा तो लड़की होगा, Y क्रोमोसोम अगर एक्टिव रहा तो क्या होगा, लड़का होगा। अब क्वेश्चन आता है कि पापा के अंदर भी ये खुद से कंट्रोल नहीं होता, कि बहुत सारा एक मिथ काम करता है यहाँ पर एनवायरमेंट में। क्या मिथ काम करता है कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो लड़का होगा, या फिर कुछ भगवान का ये प्रसाद खिलाएंगे तो लड़का होगा। तो ये एकदम फालतू चीज़ है। ये हमेशा याद रखना, लड़का या लड़की होने का चांसेस है ऑलवेज इज इक्वल टू 50%, 50-50 चांस। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ओके, तो ये पूरा चीज डिटरमाइन करता है किसके ऊपर, पापा के बॉडी का नेचर के ऊपर। पापा भी खुद ब खुद कंट्रोल उसको नहीं कर सकते। ठीक, तो पापा का जो Y क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन क्या करता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड। दैट्स वाई इसका और एक नाम हमने दिया है, दिस इज कॉल्ड हॉलैंड्रिक जीन। तो पापा का Y क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है, इसलिए हम इसको नाम दिए हैं हॉलैंड्रिक जीन। आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा,
मैंने एक ओरिजिनली एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। तुम लोग पढ़ने के टाइम में बहुत सारे रेफरेंस बुक में ये वाला डायग्राम दिया है, तुम लोग सोचोगे अरे यार सर क्या डायग्राम बना दिया, बुक के साथ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है। देखो इसका जो हेड होता है, ये दो हेड को हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्यों सैटेलाइट बोलते हैं, कुछ देर बाद समझाता हूँ। बड़ा वाला गैप है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। रेड वाला पोर्शन का नाम है क्रोमोप्लाज्म। तो क्रोमोसोम तैयार होता है जहाँ से, उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। अंदर में और क्या रहता है, क्रोमोनीमाटा। क्रोमोनीमाटा से क्या बनता है सर, क्रोमोनीमाटा से बनता है क्रोमाटिन फाइबर्स। तो याद रखना क्रोमोनीमाटा से बनता है क्रोमाटिन फाइबर्स, और क्रोमोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है क्रोमोप्लाज्म। छोटा वाला गैप को बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो दिस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन नॉर्मल क्रोमोसोम। अब आते हैं इसके बाद हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियरिक पोजीशन। सेंट्रोमियर मैंने कुछ देर पहले ही बोला सर क्या है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मतलब जो सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम को पकड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेल डिविजन हम जब पढ़ेंगे वहाँ पर एक स्टेज है बेटा माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में बाद में डिस्कशन होगा। माइटोसिस स्टेज के अंदर एनाफेज बोल के एक स्टेज है। उस स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम का 4 टाइप का अपीयरेंस देखा जाता है। वो चारों अपीयरेंस क्या क्या है, जब एक क्रोमोसोम का, देखो मैंने यहाँ पर एक डेवलपमेंट पढ़ाया कैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम बनता है। पहले इसका नीचे वाला एक क्रोमाटिड बना, तो इसको हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। टेल मतलब नीचे वाला पोर्शन बना। उसके बाद एक पार्ट बना, मतलब 3 पार्ट हुआ। एक क्रोमोसोम के अंदर 4 पार्ट रहता है ना, 1 2 3 4 पार्ट रहता है। तो पहले में 2 पार्ट डेवलप हुआ, दूसरे में 3 पार्ट डेवलप हुआ। देखो जो रेड पार्ट है उसमें क्या होता है, अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, मतलब डेवलप करेगा। नेक्स्ट आता है सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पर दोनों हाथ अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलपिंग में है। और फोर्थ में आता है मेटासेंट्रिक, जहाँ पर एक नॉर्मल फुल्ली डेवलप्ड क्रोमोसोम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चारों स्टेज को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रोमियरिक पोजीशन। टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, दिस ऑल अबाउट एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फुल फेज क्रोमोसोम। तो माइक्रोस्कोप के अंदर इन चारों में से कौन सा क्रोमोसोम सबसे बेस्ट विजिबल होगा, ऑब्वियसली द नॉर्मल क्रोमोसोम, मतलब मेटासेंट्रिक वाला सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा। अब आते हैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैट क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि सैटेलाइट कहाँ पे घूमता है, अर्थ के आसपास घूमता है। तुम लोग तो फिजिक्स पढ़े हो, तुम लोग को मालूम है अर्थ का मोशन लेकर घूमता है कौन, सैटेलाइट घूमता है अर्थ के आजू बाजू में। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, बोल रहे हैं सम क्रोमोसोम दैट हैव एडिशनल सब टर्मिनल कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ क्रोमोसोम क्या